मेरे 10वीं के प्यारे विद्यार्थी, इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम प्रीति होम्बलकर। मैं 25 वर्ष से 8वीं 9वीं 10वीं को हिंदी पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, आप 10वीं में पढ़ रहे हैं। तीसरा पाठ का नाम है गिल्लू, यानी इसे गिल्लू कहकर महादेवी वर्मा बुलाती थी। एक्चुअली गिलहरी को गिल्लू कहकर बुलाती थी। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? स्क्विरल कहते हैं। इस गिल्लू इस पाठ से क्या सीख मिलती है? देखिए, स्नेह भाव और प्राणी दया की सीख मिलती है। प्रेम भाव और प्राणी दया, किस तरह हमें स्नेह भाव से रहना चाहिए, प्राणी के ऊपर दया दिखानी चाहिए। पशु पक्षियों के स्वभाव कैसे होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, जीवन शैली कैसी है, इसके साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा के प्रेम से बच्चे यानी आप परिचित होते हैं। ठीक है, लेखिका परिचय हम देखेंगे। पहले देखिए, इस गिल्लू इस पाठ के लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की क्या है? कवयित्री है। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, यानी आज की मीराबाई कहा जाता है। उनका जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। ठीक है, उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमा रानी थी। उन्होंने प्रयाग के यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से संस्कृत में मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी MA उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका का पद संभाला। महिला विद्यापीठ में कौन सा? प्रधानाध्यापिका, हेडमिस्ट्रेस का पद संभाला। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है, यानी कविताएं भी रची है और कहानी यानी गद्य की रचना भी की है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन से? देखो, परीक्षा में आता है, ध्यान से सुनना, नोट कर लेना बच्चों। यामा, सांध्यगीत, दीपशिखा, निर्जा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़िया आदि उनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा जी को शक्षरिया, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त है। उनकी यामा इस रचना के लिए 1982 में क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। In 1982 she was honored by ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस महान रचनाकार का निधन सितंबर सन 1987 को हुआ। यह एक शब्द है काक भूषुंडी, यानी पुराण कथा में कौवे को पक्षियों के गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ कौवा का भी महत्व, वो कितने समादरित है, कितना अपमानित है, कितना अनादरित है, कितना अति सम्मानित है, इसके बारे में कवित्री लेखिका महादेवी वर्मा जी ने बहुत सुंदर रूप से उल्लेख किया है। देखिए, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा तो 2 कौवे एक गमले के चारों ओर
चोंचों से छुआछुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। जब लेखिका देखती है बरामदे में अपने कमरे से वरांडा में यानी बरामदे में आकर देखते तो 2 कौवे, 2 क्रोज, एक गमला यानी फ्लावर पॉट के चारों ओर चोंचों से यानी बीक से छुआछुअल यानी क्या, हाइड एंड सीक, लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। यह काकभूषिंडी यानी क्या, एक कौवा पक्षी भी विचित्र पक्षी है। कैसे विचित्र है देखो, एक साथ समादरित है यानी एक जगह पर उसे आदर से भी देखा जाता है, एक जगह पर अनादरित यानी क्या उसका आदर भी नहीं किया जाता, एक एक जगह पर अति सम्मानित है और एक एक जगह पर अति अपमानित है। हाँ, उसका इंसल्ट भी होता है, हाँ, सम्मान भी होता है। देखो यहाँ कवित्री कहती है महादेव वर्मा, हमारे बेचारे पुरखे, पुरखे यानी क्या, जो मरे हुए एंसेस्टर्स, जिसका देहांत हो चुका है, दादा दादी, हाँ, जो एंसेस्टर्स है, वे पितर पक्ष मोल में कल परसों हुआ देखो 15 दिन महालय की अमावस्या रहती है, इसके पहले के 15 दिन इसे क्या कहते हैं, पितर पक्ष। यानी वर्ष में 15 दिन पितर पक्ष रहता है, यानी हमारे पूर्वजों को जो मरे हैं उनकी याद या उनका श्राद्ध हम करते हैं उस 15 दिन में। इस तरह जो पुरखे हैं हमारे, जो एंसेस्टर्स है, वो गरुड़ के रूप में नहीं आते या मोर के रूप, मयूर के रूप में नहीं आते, मयूर यानी मोर के रूप में नहीं आते, पिकॉक के रूप में नहीं आते, न स्व्यान के रूप में आते, यानी हंस रूप में भी नहीं आते। तो कैसे आते, किस रूप में आते, कौवे के रूप में आते, ऐसा माना गया है। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक यानी कौवा बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है, यानी हमसे कुछ पाने के लिए उन्हें हम कुछ न कुछ देते हैं इस 15 दिन में। वो पाने के लिए क्या पितृपक्ष में आते हैं, किस रूप में आते हैं, कौवे के रूप में आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। हमारे घर के सामने कौवा बैठकर कैसा आवाज, मधुर आवाज नहीं बल्कि बुरा आवाज से, बुरे आवाज से, कर्कश स्वर से क्या काव काव करता रहता है, लेकिन वो क्या संदेश देता है मालूम है, ये मधुर संदेश ये देता है कि हमारे दूर रहने वाले प्रियजन, रिश्तेदार आने वाले का संदेश देता है। यानी यहाँ क्या है, समादरित है, मालूम हुआ, समादरित है, उसका आदर है उधर। हाँ, और दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। और इसका अपमान कैसे करते हैं हम, कि दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने का जो उनका कर्कश आवाज है, इसे अवमानना मानते हैं। हाँ, मेरे काक पुराण के विवेचन में, यानी काक पुराण यानी क्या, कौवे के बारे में जो प्राचीन काल से आई हुई घटना, ट्रेडिशन के बारे में उन्होंने बताया। अचानक बाधा आ पड़ी, उसके एक्सप्लेनेशन में अचानक संकट आया। क्यों? क्योंकि
लेखिका का ध्यान गमले यानी फ्लावर पॉट और दीवार के बीच में जो संधि है, जो गैप है, इसके ओर चला गया। देखो, अचानक उसके काक पुराण में से ध्यान कहाँ चला गया? गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि पड़ी या रुक गई। दृष्टि यानी क्या? नजर पड़ गई। निकट जाकर देखा, लेखिका नजदीक जाकर देखती है, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है। देखो क्या है? बहुत छोटा सा बच्चा है। हाँ, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा दीवार और गमले के बीच में गैप में दिखाई दे रहा है। वो शायद संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, यानी ऊपर पेड़ के नेस्ट से नीचे गिर पड़ा है। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, इजी प्रे फूड, यानी क्या है? कौवे क्या कर रहे हैं कि उसे खाने का प्रयास कर रहे हैं, सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्वय यानी दो कौवे को क्या कहते हैं? काकद्वय। हाँ, देखो, काकद्वय यानी क्या? काकद्वय यानी दो कौवे की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण यानी छोटा सा जीव के लिए बहुत थे। को मालूम में बहुत मुग्ध रहता है वो, स्निग्ध बाल रहते यानी क्या? स्मूथ फर रहते इसके, जो बेदार पूंछ रहती है यानी टेल रहता है, बहुत क्या रहता है? स्निग्ध रहता है और बहुत मुग्ध रहता है। दोनों कौवे के चोंच उनके लिए भारी यानी उनके जख्म करने के लिए भारी हो सकते, अतः इसलिए वह निश्चेष्ट सा यानी अनकॉन्शियस बनकर गमले से चिपका पड़ा था, इमोशन में पड़ा था वो, यानी निश्चेष्ट होकर, हाँ, अनएक्टिव रहकर गमले से चिपका पड़ा था। सबने कहा, क्या कहा? कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। देखो, दो कौवे के घाव, चोंचों के घाव बहुत महाभयंकर रहती है, इसलिए इसे वहीं पर रख दिया जाए, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। परंतु मन नहीं माना, लेखिका का मन नहीं मानता है। उसने क्या किया? धीरे धीरे इसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर, रुई यानी क्या? कॉटन, कॉटन से रक्त पोंछकर घावों पर, उंड यानी जख्म, घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया, यानी पेनिसिलिन ऑइंटमेंट लगाया, पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के बाद, उपचार के उपरांत यानी बाद, उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया। पहले दूध टपकाने की कोशिश की, लेकिन लेखिका सफल न रहती। आखिर में एक बूंद पानी टपकाने में सफल बन गई। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया, यानी क्या? अश्योर्ड हो गया, स्वस्थ हो गया और अच्छा बन गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर, नन्हे पंजों से वो क्या करता है? यानी फिंगर से, छोटे छोटे फिंगर जो पंजे थे उससे वह पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी, यहाँ लेखिका
उनकी आँखों का उल्लेख करती है कि उनकी आँखें इतनी सुंदर थी कि जैसे ब्लू कलर पर्ल यानी नीचे नीले कांच की मोतियां जैसी आँखों से न एक जगह पर बल्कि इधर उधर देखने लगा था, यानी चंचल था। वह बहुत अच्छा हो चुका था, अश्योर्ड था, यानी अस्वस्थ था। हाँ, और वह लेखिका के दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीली आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 महीने के बाद उसके स्निग्ध रोए यानी क्या सॉफ्ट बाल आए उनको, स्निग्ध रोए 3-4 महीने के बाद में पूंछ कैसी बनी, झब्बेदार बनी, यानी बुशी BUSHYTAIL बुशी टेल, झब्बेदार पूंछ बन गई और चंचल चमकीली आंखें सबको क्या आश्चर्यचकित करने लगी, यानी विस्मित करने लगी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। गिलहरी कहकर बुलाना अच्छा नहीं, इसलिए लेखिका ने उसे क्या नाम दिया, गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर, देखो लेखिका क्या करती है कि लाइट वेट यानी हल्की टोकरी, छोटी सी टोकरी यानी क्या फ्लावर बास्केट में कॉटन बिछाकर उसे तार से यानी वायर से खिड़की पर हैंग किया यानी लटका दिया। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। खिड़की और हल्की डलिया रुई बिछाकर तार से खिड़की को बांधा हुआ था। 2 वर्ष तक गिल्लू का घर था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता, यानी अपने घर में बैठकर वह झूला झूलता था। अपनी कांच के मनकोसा यानी कांच की तरह मनकोसा यानी मोती के मणि जैसा आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। वो इतना चालाक बन चुका था कि और समझदार भी बन चुका था कि उसकी समझदारी और कार्यकलाप यानी क्या उनका जो कार्य है उस सबको आश्चर्यचकित सरप्राइज लगता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। लेखिका थी इसलिए वो कुछ रचनाएं, कुछ लेख, कविताएं लिखने बैठती थी। तब लेखिका का ध्यान उसके ओर आकर्षित करने का वो प्रयास करता था और इसलिए उन्होंने एक अच्छा उपाय ढूंढा। हाँ, क्या करता था वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से यानी उसी स्पीड से नीचे पर्दे के चुन्नट में से नीचे उतरता था। उसका यह दौड़ने का क्रम यानी सीक्वेंस, उसका यह दौड़ने का क्रम सीक्वेंस कब तक चलता था, जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि, यहाँ लेखिका बता रही है कि कभी कभी गिल्लू को पकड़कर क्या करती थी, एक लॉन्ग एनवलप में, कागज का एनवलप रहता है नहीं, कागज का लिफाफा में इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के
अतिरिक्त सारा छोटा सा देह, लघुगात, सारा पंजों और सिर के अतिरिक्त, सिर्फ लिफाफे के बाहर क्या है, पंजे और सिर बाहर रखती थी, और सारा लघुगात यानी क्या छोटा सा देह लिफाफे के भीतर बंद रहता था। इस तरह गिल्लू को क्या लिफाफे में रखती थी। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर, यानी क्या अमेजिंग कंडीशन में, अद्भुत स्थिति में, इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी क्या करता था वो, घंटों यानी बहुत देर तक मेज पर दीवार के सहारे, सपोर्टिंग ऑफ द वॉल, दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। लेखिका के और उनका ध्यान रहता था। भूख लगने पर गिल्लू चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता, और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता, यानी खाने रहता। अगर गिल्लू को भूख लगी तो चिक चिक करता था, यानी आपको मालूम होना चाहिए कि कौवे का आवाज़ काव काव जैसे उसी तरह गिलहरी का आवाज़ क्या है, चिक चिक रहता है। एक गिल्लू और चिक चिक, कौवा काव काव, इस तरह के जोड़कर लिखने के लिए और खाली जगह भरने के लिए भी आता है। चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता है, यानी इन्फॉर्म करता है कि उसे काजू या बिस्किट चाहिए। मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उस काजू यानी कैशू नट और बिस्किट कुतरता, यानी थोड़ा थोड़ा कट करके खाता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। आपको मालूम है, छोटा बचपन चला गया उनका, अब गिल्लू बड़ा हुआ। उनका प्रथम वसंत आया, यानी क्या, उनकी यौवन अवस्था शुरू हुई। गिल्लू के जीवन की यौवनावस्था यानी प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी, यानी बाहर की गिलहरियों खिड़की के सामने आते थे, जाली के सामने पास आते थे और उनसे दोस्ती करने लगते थे, न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर देखते, झांकते देखकर लेखिका को ऐसा लगा कि अब गिल्लू को फ्री करना यानी मुक्त करना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, मैंने कीले निकालकर यानी नेल्स निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। जाली का एक कॉर्नर जो रहता है नहीं, वो खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। यानी क्या, वह उसे बहुत आराम लगा, अच्छा लगा, वह बहुत खुश हुआ। हाँ, मुक्ति की सांस लेना यानी क्या, फ्री लगना, अच्छा लगना, मुक्त लगना। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। ये गिल्लू यानी गिलहरी एक छोटा सा जीव है, घर में पला हुआ है, अब वो बाहर जाने लगा है, इसलिए कुत्ते और बिल्लियों से उसे बचाना भी जरूरी है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर
चला जाता। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनता और दिन भर गिलहरियों के साथ खेलता और जो गिलहरियों का झुंड है, समूह है, ग्रुप है, इसमें वह लीडर बनता था, नेता बनता था और खेलता था। हर डाल पर उछलता कूदता रहता था, इधर से उधर जंप मारता था, यानी हर डाल यानी क्या, ब्रांच, हर एक ब्रांच से इधर उधर उछलता कूदता था। ठीक 4 बजे वह खिड़की से अंदर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। उनका हर दिन का वो नित्य क्रम रहता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। यानी जैसे छोटे बच्चे माँ को क्या करते हैं, चौंकाने का प्रयास करते, छिप जाते और फिर लुका छिप का खेल खेलते माँ के साथ, उसी तरह वह लेखिका को चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता। देखो, लेखिका के साथ वो लिपा छिप का खेल खेलता रहता था। कैसे, एक बार क्या करता था, फूलदान के फूलों में छिप जाता। कभी पर्दे की चुन्नट में, यानी क्या, फोल्डिंग पार्ट जो रहता है नहीं, पर्दे का फोल्डिंग पार्ट, इसे नीरगे कहते कन्नड़ में और इंग्लिश में फोल्डिंग पार्ट कहते हैं, सिलवट कहते हैं, चुन्नट में। और कभी सोन जूही, यानी जूही का पीले रंग का जो जूही का फूल का जो पौधा है, सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था। इस तरह वह लेखिका को चौंकाने के लिए ये हरकतें करता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है। यहाँ महादेव वर्मा के पास क्या है, बहुत से पशु पक्षी हैं। हाँ, पशु पक्षी पालने का उनका शौक है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। देखो, लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनके साथ भी, यानी उन पशु पक्षियों के साथ भी लगाव यानी अट्रैक्शन है लेखिका का, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। यानी इसका अर्थ है कि बहुत से पशु पक्षी हैं, लेकिन एक भी पशु और पक्षी को लेखिका के खाने के थाली के पास जाने की भी हिम्मत नहीं हुई, डेयरिंग नहीं हुआ। थाली में खाना, थाली में जाकर बैठना और खाना खाना, इस तरह का नहीं हुआ है। गिल्लू इसमें अपवाद था, यानी गिल्लू क्या था, एक्सेप्शन था। यानी गिल्लू इसमें एक अपवाद नहीं, अलग प्रकार का था। वो इतना क्या है, उससे मुझे लगाव था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार से वरांडा यानी बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़े कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। देखो, पहले थाली में बैठता था आकर, लेकिन लेखिका जिस तरह छोटे बच्चों को हम सिखाना पड़ता है, उसी तरह लेखिका भी गिल्लू को थाली के पास बैठना सिखाया। जहाँ बैठकर मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता था। सफाई से यानी क्या, आसानी से, इधर उधर न फेंके। क्या करता था, ग्रेन्स ऑफ राइस खाता था, यानी चावल, एक एक चावल उठाकर खाता था। काजू उसका क्या था, प्रिय खाद्य था। कैशू नट इज द फूड, इंटरेस्टिंग फूड, प्रिय खाद्य था। और कई दिन काजू न मिलने पर
वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। यानी बहुत नटखट था वो। हाँ, काजू उसका प्रिय खाद्य था। अगर कई दिन काजू न मिलने पर, उसको अगर काजू नहीं मिले तो वह अन्य खाने की चीजें अगर उसे ला कर दिए तो वह लेना बंद कर देता था, रिफ्यूज करता था और झूले यानी स्विंग के नीचे फेंक देता था। इतना नटखट था वो। उसी बीच लेखिका का मोटर दुर्घटना में आहत यानी एक्सीडेंट होता है। उसी बीच में मोटर दुर्घटना यानी मोटर एक्सीडेंट होता है लेखिका का। उसे जख्म होता है, होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ता है। उस दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, जब वो अस्पताल में थी उस समय क्या है कि उसके कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। यानी कोई भी लेखिका को छोड़कर अगर दूसरा कोई भी आदमी व्यक्ति उस कमरे में आए तो गिल्लू क्या करता था, सिर्फ देखता था, कुछ नहीं खाता था, फिर अपने घोंसले में जाकर बैठता था। सब उसे काजू दे जाते थे क्योंकि सब लोगों को मालूम था कि गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू है। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। देखिए बच्चों, क्या है कि जो लेखिका ने उसे पाला था, उसकी देखभाल की थी, उससे लगाव था, इसलिए ये जो प्राणी है नहीं बोलता है लेकिन फिर भी इतना लेखिका के साथ लगाव रहता है। जब लेखिका अस्पताल में रहती है उस समय काजू भी वह ज़्यादा प्रमाण से नहीं खाता था। जिनसे ज्ञात होता था, ज्ञात होना यानी क्या, डिस्कवर्ड किया उन्होंने, लेखिका ने ये डिस्कवर किया, मालूम कर लिया कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य क्या है कितना कम खाता रहा। समझे बच्चों? मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर, अगर लेखिका को कुछ आराम नहीं रहता, वो अस्वस्थ रहती है तो वह लेखिका के तकिए पर लोड, तकिया रहता है नहीं, लोड रहता नहीं, सिरहाने यानी क्या, सिर के बाजू में बैठकर अपने नन्हे नन्हे यानी छोटे छोटे पंजों से, हाथों से लेखिका का सिर और बालों को हौले हौले यानी धीरे धीरे सहलाता रहता है यानी हिलाता रहता था। जैसे अस्पताल में नर्स एक क्या है मरीज की सेवा करती है, उसी तरह गिल्लू भी मरीज की सेवा करता नहीं, लेखिका की सेवा करता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता। देखिए बच्चों, गर्मी में जब मैं दोपहर में काम करती रहती थी तो गिल्लू बाहर नहीं जाता था, न अपने झूले में बैठता था। वह मेरे पास रखी सुराही यानी क्या, पानी रखने का जार, सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता, नज़दीक रहता और ठंडक में भी रहता था। यानी गर्मियों के दिनों में वह जार के ऊपर ठंडक के मारे लेट जाता था और वो बाहर नहीं जाता था, धूप में नहीं जाता था, झूले भी नहीं चलाता रहता, नहीं न अपने झूले में बैठता, लेकिन समीप रहता था, लेखिका के समीप और ठंडक में भी रहता था।
गिलहरियों के जीवन की अवधि कितनी है? 2 वर्ष है। आपको मालूम होना चाहिए सब छोटी छोटी बातें। हाँ, लाइफ स्पैन ऑफ दी ऑल एनिमल्स आर टू स्टडी प्रॉपरली। गिलहरियों के जीवन की अवधि यानी लाइफ स्पैन ऑफ द स्क्विरल ओनली 2 years। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अतः यानी इसलिए गिल्लू की जीवन यात्रा, लीज ऑफ लाइफ, जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। मनुष्य को, प्राणियों को अपनी जीवन की अवधि यानी लाइफ स्पैन खत्म होना हुआ तो एक बार इस जग को छोड़कर जाना पड़ता है। अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न वह बाहर गया। यानी बहुत क्या है, स्मूथ ऐसा ये छोटा सा जीव, कुछ नहीं खाया और न बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि यानी उनके जो पैर और हाथ दोनों ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर चलाया, यानी उनको गर्म करने के लिए ऑथर स्विच ऑन हीटर। हाँ, हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, उसे गर्म करने का प्रयत्न किया। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ, द फर्स्ट रेज ऑफ सन, प्रथम किरण प्रभात के यानी अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। He was departed. The squirrel was departed. गिल्लू was departed. साथ ही वह चिर निद्रा में रहना यानी क्या, देहांत होना, मर जाना, में सो गया। गिल्लू मरने के बाद उसका झोला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है। यानी वो नहीं है, लेकिन वो इतनी अमर बन गई और अच्छी बन गई थी कि उनकी नई पीढ़ी यानी छोटे छोटे बच्चे गिलहरी के चिक चिक करते हुए जाली के पास आते थे, रहती है। और सोन जूही खिलती ही रहती है, यानी वही पास नजदीक में सोन जूही का पौधा जो है वो फूल खिलता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है। लता है, ये क्रीपर है। सोन जूही लता जो है, क्रीपर जो है, वह नीचे गिल्लू की, लेखिका ने गिल्लू की समाधि सोन जूही जहाँ से उगम हुए, जहाँ से उगी है, वहाँ उसकी समाधि बनाई, यानी वही उसे दफनाया गया है। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। गिल्लू को वहाँ क्यों दफनाया गया, उनकी समाधि सोन जूही के क्रीपर यानी लता के नीचे ही क्यों बनाई गई, इसका मुख्य कारण है कि लता सबसे उनको, वो लता यानी सोन जूही की लता अधिक प्रिय थी। इसलिए भी कि उस लघु गात का यानी छोटे शरीर का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। वासंती दिन, वसंत के दिनों में, वसंत ऋतु में वो जूही लाल पीले फूल इतने खिलती थी कि हल्दी फूल, पिताब यानी हल्दी, जूही के हल्दी छोटे फूल के रूप में खिल जाने पर लेखिका बहुत खुश होती है। और वो खिलने के बाद क्या होता है, लेखिका को उस गिल्लू की याद आती रहती है। समझ में आया? पाठ का आशय क्या है देखिए। कौन कह सकता है कि पशु पक्षी भावहीन प्राणी हैं?
पशु पक्षी को भी भाव है, ज्ञान है, हाँ, और वो भी क्या कहते हैं, भाव महसूस कहते हैं। उनको भी प्रेम स्नेह मालूम होता है, अपनापन मालूम होता है, हाँ। वे भी हमारी तरह कभी कभार हमसे भी अधिक भावानुकूल बनते हैं, विचारवान बनते हैं और सहृदय यानी अच्छे हृदय व्यवहार करते हैं। महादेव वर्मा ने एक छोटा सा जीव गिलहरी के बच्चे का रेखांकन कर प्राणी जगत की मानव सहज जीवन शैली का प्रभावशाली चित्रण किया है। आज के संदर्भ में जहां मानव के स्वार्थ के कारण, आज क्या है, मानव अपने स्वार्थ के कारण पशु पक्षियों की जातियां लुप्त हो जा रही है। यानी मानव क्या करने लगा है, प्राणी पक्षियों की हत्या करने लगा है। इसलिए उनके स्वार्थ के कारण, यानी हमारे स्वार्थ के कारण पशु पक्षी की जातियां समाप्त होती जा रही है। लुप्त यानी क्या, समाप्त होती जा रही है। वहाँ महादेव वर्मा जी का यह संस्मरण यानी क्या, स्वयं की यादें, हाँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ महादेव वर्मा, महादेव वर्मा जी का यह संस्मरण उनकी रक्षा करने और उनके प्रति प्रेम भाव जगाने की दिशा में एक सार्थक प्रयत्न सिद्ध होता है। समझे बच्चों? देखो लेखिका परिचय लिखे है टेक्स्ट बुक में से और शब्दार्थ लिखे। मैं आपको क्या प्रश्नोत्तर जो सब है नहीं, प्रश्नोत्तर, व्याकरण का भाग, अंग्रेजी कन्नड़ अंग्रेजी में अनुवाद, ये सब मैं आपको यूट्यूब चैनल पर प्रिंटेड के रूप में भेजता हूँ। अच्छी तरह फेयर कॉपी में लिखकर, हाँ, मुझसे सिग्नेचर लेना न भूलना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।